हेलो एवरीवन, वेलकम टू पैरामेडिकल विज्ञान। आज का हमारा टॉपिक है सूचर। सूचर जिनको हम स्टिचेस बोलते हैं, टाके बोलते हैं, उसमें जो थ्रेड यूज करा जाता है, जो धागा यूज करा जाता है जिससे हम टाके लगाते हैं, उसके बारे में हम आज के लेक्चर में अच्छे से जानेंगे। उसकी क्लासिफिकेशन देखेंगे, जितने भी टाइप के आपके सूचर्स होते हैं उनको डिटेल में पढ़ेंगे। साथ साथ हम देखेंगे कि सूचर जो होते हैं, कुछ होते हैं जो हमारी बॉडी में घुल जाते हैं, कुछ होते हैं जो हमारी बॉडी में नहीं घुलते हैं। तो जो नहीं घुलते हैं उनको हमको दोबारा निकलवाना पड़ता है, तो वो कितने टाइम में निकलवाना पड़ता है, कौन सी जगह से सूचर जो होगा वो कितने टाइम में निकाला जा सकता है, वो भी देखेंगे। रिमूविंग भी बताऊंगा आपको कि कौन सा धागा कितने टाइम में खुल जाता है। साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि कौन सी जगह पे या फिर कौन से घाव के लिए हम कौन सा टाइप का सूचर इस्तेमाल करेंगे। तो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है आपके लिए। वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है, तो वीडियो को तुरंत लाइक कर दो। चैनल पर अगर पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम सूचर के बारे में जानने से। तो सूचर जैसे आपको इमेज में दिख रहा होगा, सूचर आपको दिख रहा होगा ये जैसे कोई घाव है, तो इसमें पेशेंट का क्या कर रहे हैं, हम इधर टाके लगा रहे हैं। ठीक है, तो आपकी नीडल होती है सर्जिकल नीडल। इसके बाद हम सर्जिकल नीडल्स देखेंगे, टाइप देखेंगे। तो आपका जो नीडल है इसके साथ आपको दिख रहा होगा ये धागा है। ठीक है, जो धागा होता है इसको क्या बोलते हैं, हम सूचर बोलते हैं। ठीक है, तो आपका जो धागा होता है वो कितने टाइप का होता है, वो सब चीजें हम आज के लेक्चर में देखने वाले हैं। ठीक, तो ये क्या होता है, एक मेडिकल डिवाइस होता है जो कि यूज करा जाता है टिश्यूज को होल्ड करने के लिए एक साथ, किसी भी सर्जरी के बाद या फिर कोई इंजरी के बाद। किसी को कोई घाव हो गया है, चोट लग गई है जिसमें उसका जो हो रहा है वो ब्लड रुक नहीं रहा है, तो क्या करते हैं, हम टाके लगा देते हैं। ठीक है, स्टिचेस लगा देते हैं। ठीक, तो उसको बोलते हैं हम सूचर्स बोलते हैं। ठीक, या फिर कोई सर्जरी करी, सर्जरी के बाद हम क्या करते हैं, डॉक्टर क्या करते हैं, उसके बाद सर्जरी करने के बाद उसको पूरी स्किन को सिल देते हैं, दोबारा स्टिचेस लगा देते हैं उसमें। ओके, तो इसका यूज क्या होता है, आपके सूचर का क्या काम होता है, वुंड क्लोजर में, यानी कि आपका जो घाव होता है उसको क्लोज करने में, हील करने में, आपका इन्फेक्शन को भी प्रिवेंट करेगा ये। अगर किसी बॉडी का आपने ऑपरेशन करा, किसी पेशेंट का ऑपरेशन करा और अगर आपने उसको खुला छोड़ दिया तो क्या होगा, उसके अंदर इन्फेक्शन होना चालू हो जाएगा, तो उसको प्रिवेंट भी करेगा आपका। जब तक उसको क्लोज नहीं करोगे, उस जहाँ पे आपने सर्जरी करी है उसको क्लोज नहीं करोगे तो आपका इन्फेक्शन होना चालू हो जाएगा उस जगह पे। क्योंकि हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा फेवरेबल हमारी बॉडी होती है किसी चीज़ को ग्रो करने के लिए, किसी माइक्रोनिज्म को ग्रो करने के लिए। ओके, तो उसमें भी काम आता है आपका। इसके अलावा मिनिमाइजिंग स्कारिंग, तो स्कार को भी ये मिनिमाइज करता है। ठीक है, तो ये सारा काम होता है आपके सूचर का। तो आपका जो सूचर होता है उसको हमने क्लासिफाई करा है, शॉर्ट क्लासिफिकेशन बताऊंगा आपको मैं इधर। ये क्लासिफिकेशन हम देखेंगे किसके बेसिस पे, स्ट्रक्चर के बेसिस पे, मटेरियल के बेसिस पे और एब्जॉर्बिलिटी के बेसिस पे। ठीक है, कि एब्जॉर्ब होगा कि नहीं होगा। तो स्ट्रक्चर जो है उसके बेसिस पे हमने इसको दो पार्ट्स में क्लासिफाई करा है, मोनोफिलामेंट और मल्टीफिलामेंट। ठीक है, मोनो मतलब सिंगल, मल्टी मतलब एक से ज्यादा फिलामेंट। ठीक है, और मटेरियल मतलब आपका नेचुरल बना है, नेचुरल अकरिंग है, या फिर हमने मैन मेड है, ये मैनों ने खुद बनाया है, ह्यूमन मेड है, या फिर नेचुरल है। ये आप इसके बेसिस पे हमने इसको क्लासिफाई कर दिया। और तीसरा क्या है, एब्जॉर्बिलिटी के बेसिस पे, कि हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होगा या फिर हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होगा और हमको ये बाद में निकालना पड़ेगा, बाद में रिमूव करना पड़ेगा। ओके, तो इस तरीके से हमने इसको क्लासिफाई कर रखा है। ये शॉर्ट क्लासिफिकेशन है। इसके बाद मैं आपको दूसरी क्लासिफिकेशन और भी बताऊंगा इसी वीडियो के अंदर, जिसमें हम एक एक टाइप का सूचर प्रॉपर्ली उसके नाम के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, अभी शॉर्ट में देख लेते हैं, इनके बारे में आपको जान लेते हैं एक बार। ठीक है, तो आप ये देखिए, स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर्स। तो सूचर की क्लासिफिकेशन स्ट्रक्चर के बेसिस पे हमने इसमें बता रखी है। मोनोफिलामेंट, जैसे आप देख रहे होंगे, मोनो मतलब एक सिंगल धागा है इसमें। मल्टीफिलामेंट में एक से ज्यादा देख रहे हो आप, एक से ज्यादा आपकी फिलामेंट है। ठीक है, इसमें आपकी कोटेड भी होती हैं, नॉन कोटेड भी होती हैं। ठीक, तो मोनोफिलामेंट कैसा होता है, इसका स्ट्रक्चर सिंगल स्ट्रैंड से बना होता है, जबकि ये मल्टी स्ट्रैंडेड से बना होता है। एक से ज्यादा स्ट्रैंड्स होती हैं इसमें मल्टीफिलामेंट में। ब्रेडेड भी होता है और ट्विस्टेड भी होता है। ठीक है, ब्रेडेड भी होगा, ट्विस्टेड भी होगा, जैसे आपको अभी इमेज में दिख रहा होगा। दोनों में फर्क क्या है। और सरफेस टेक्सचर, तो इसका सरफेस का जो टेक्सचर होगा वो बिल्कुल स्मूथ होगा, रिड्यूसिंग टिश्यू ड्रैग एंड ट्रॉमा। तो इससे मोनोफिलामेंट अगर यूज करेंगे आप तो टिश्यू को ड्रैग और टिश्यू को ट्रॉमा कम से कम होगा। ठीक है, जबकि मल्टीफिलामेंट कैसा होता है, रफर होता है, क्योंकि इसमें वेरियस काफी सारे स्ट्रैंड्स हैं, तो इसकी वजह से रफर होगा, जिसकी वजह से टिश्यू को ये ज्यादा ड्रैग करेगा और बाकी जो हेल्दी टिश्यू है उनको भी ट्रॉमा कर सकता है। नॉट सिक्योरिटी, जब हम गांठ बांधेंगे, टाके में गांठ लगाते हैं ना, तो गांठ बांधेंगे तो उसके बारे में बता रखा है, तो रिक्वायर्स मोर नॉट फॉर सिक्योर क्लोजर। तो इसमें मोनोफिलामेंट में ज्यादा आपको गांठें लगानी पड़ती हैं, जबकि मल्टीफिलामेंट में आपको ज्यादा गांठें नहीं लगानी पड़ती। ठीक है, सिक्योरिटी इसमें ज्यादा रहती है। हैंडलिंग और लायबिलिटी की बात करें तो ये लेस लायबल होता है
और लेकिन ये आपका हार्ड होता है हैंडल करने के लिए और नॉट लगाने के लिए, ठीक है, जल्दी से हैंडल नहीं हो पाता ये। जबकि ये कैसा होता है मल्टी फिलामेंट, ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है, ज़्यादा लायबल होता है और उसमें अच्छे से आप इसको हैंडल कर सकते हो और अच्छे से इसमें गांठ लग जाती है, जल्दी लग जाती है। ठीक, इन्फेक्शन का रिस्क की बात करें हम तो इसमें जो इन्फेक्शन का रिस्क होता है वो कम होता है, क्योंकि इसकी सरफेस कैसी होती है, स्मूथ होती है। जबकि जो मल्टी फिलामेंट होता है उसमें जो इन्फेक्शन का रिस्क होता है वो ज़्यादा होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें जो ब्रेडेड एरिया होता है उसमें आपके जो बैक्टीरिया हो सकते हैं उधर आके अपना अपना घर बना सकते हैं, उधर रह सकते हैं, ठीक है। तो इस वजह से वो इन्फेक्शन का रिस्क जो होता है मल्टी फिलामेंट में ज़्यादा होता है। इसके बाद देखिए क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मटेरियल्स। तो मटेरियल जैसे कि आपका नेचुरल अकरिंग है या सिंथेटिक है। तो नेचुरल जो होता है ये नेचुरल चीज़ों से बना होगा, सिंथेटिक वाला सिंथेटिक पॉलीमर से बना होगा। बायोडिग्रेडेबिलिटी की बात करें तो ये बायोडिग्रेडेबल होता है, ठीक है, यानी कि इसको हम प्रॉपर्ली डिस्पोज कर सकते हैं, प्रॉपर्ली बायोडिग्रेडेबल होता है ये, जैसे कि आपका कैटगट हो गया। जबकि ये जो होता है सिंथेटिक वाला वो हो भी सकता है बायोडिग्रेडेबल और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो होने वाला कौन सा है आपका विक्राइल है, और नॉन होने वाला कौन सा है कि जो बायोडिग्रेडेबल नहीं है वो कौन सा होगा, नाइलॉन होगा, ठीक है। देन इसके बाद देखिए टिश्यू रिएक्शन। तो टिश्यू के साथ रिएक्शन करेगा नहीं करेगा, नेचुरल वाला कर सकता है क्योंकि इसमें नेचुरल प्रोटीन्स हैं, ठीक। जबकि जो सिंथेटिक वाला होता है वो टिश्यू के साथ रिएक्शन नहीं करेगा क्योंकि ये ज़्यादा बायोकम्पैटिबल बनाया गया है, ठीक है। हैंडलिंग और लायबिलिटी की बात करें तो इसमें जो हैंडलिंग होती है अच्छी होती है, नॉट सिक्योरिटी ज़्यादा होती है। ये सिंथेटिक वाला वेरी कर सकता है, जनरली कैसा होता है इसकी हैंडलिंग अच्छी होती है, और लेकिन कुछ में क्या होता है उनकी मेमोरी बहुत ज़्यादा हाई होती है। मेमोरी मतलब वापस अपनी शेप में बहुत ज़्यादा जल्दी आ जाती है। मेमोरी का मतलब सारे सूचर्स में यही होगा कि वापस अपनी शेप और साइज में आ जाना, ठीक, वापस अपनी शेप रिटेन कर लेना, तो इसमें ज़्यादा होता है ये। इन्फेक्शन रिस्क की बात करें तो इसमें ज़्यादा होती है इन्फेक्शन की रिस्क, क्योंकि आपका टिश्यू रिएक्शन ज़्यादा कर सकता है, इन्फेक्शन का रिस्क भी इसमें ज़्यादा होगा, जबकि इसमें लो होगा। टिपिकल एप्लीकेशन की बात करें तो शॉर्ट टर्म वुंड क्लोजर में इस्तेमाल करा जा सकता है, इसको म्यूकोजल सरफेस में इसको इस्तेमाल करते हैं। और सिंथेटिक वाला जो होता है उसको लॉन्ग टर्म वुड, आपका किसी घाव को ऐसी चोट लगी है जिसको काफ़ी लंबे टाइम तक आपको उस पर आपको टाका लगा के रखना पड़ेगा, तो उस केस में हम क्या करते हैं, ये इस्तेमाल करते हैं सिंथेटिक वाला। जैसे कि आपका कार्डियोवैस्कुलर हो गया या फिर आपका ऑर्थोपेडिक सर्जरी हो गया, ऐसे केस में हम सिंथेटिक मटेरियल का सूचर ही इस्तेमाल करते हैं। देन इसके बाद देखिए एब्जॉर्बेबिलिटी, ठीक है, कि हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होगा, हमारी बॉडी में घुल जाएगा या फिर हमको निकलवाना पड़ेगा वो टाका, ठीक है, हटा के कटवाने पड़ेंगे। तो डिग्रेडेशन कैसा होता है एब्जॉर्बेबल का, नेचुरली एब्जॉर्ब्ड बाय द बॉडी ओवर टाइम। तो समय के साथ ये बॉडी में घुल जाता है, ये एब्जॉर्ब नहीं होता नॉन एब्जॉर्बेबल वाला, और इसको रिमूव करवाना पड़ता है, ठीक है, या फिर हमेशा के लिए बॉडी में हमारी रहता है ये। एब्जॉर्प्शन टाइम कितनी देर में ऑब्जॉर्ब हो जाएगा, ये डिपेंड करता है दिनों में, महीनों में, डिपेंड करता है आपके मटेरियल पे बेसिकली, को कौन सा हम मटेरियल यूज कर रहे हैं। अभी सब मटेरियल के हिसाब से आपको बता दूंगा एब्जॉर्ब कितने दिन में होगा। फिर आपका आता है परमानेंट अनलेस रिमूव। तो ये नॉन एब्जॉर्बेबल वाला कैसा होता है, ये परमानेंट ही होता है जब तक इसको आप बॉडी से निकलवाओगे नहीं, ये घुलेगा नहीं बॉडी के अंदर। टिश्यू रिएक्शन की बात करें तो जनरली हाई टिश्यू रिएक्शन ड्यू टू एब्जॉर्प्शन प्रोसेस, क्योंकि इसका एब्जॉर्प्शन प्रोसेस, इसका ये क्या है, एब्जॉर्ब हो रहा है बॉडी में, तो जब बॉडी इसको एब्जॉर्ब करेगी तो टिश्यू से रिएक्ट करने के चांसेस भी इसके ज़्यादा होंगे। जबकि ये जो नॉन एब्जॉर्बेबल वाला है उसमें क्या है, ये टिश्यू रिएक्शन इसका लो होगा, क्योंकि ये आपका काफ़ी अलग तरीके से मटेरियल से बना रखा होता है। मटेरियल पे बेसिस डिपेंड करेगा कि किस तरह का मटेरियल आपका यूज़ हो रहा है इसमें। एप्लीकेशन की बात करें कहाँ पे यूज़ होगा आपका एब्जॉर्बेबल वाला, आपके इंटरनल टिश्यूज़ में, जहाँ पे आप दोबारा जैसे कि कोई सर्जरी करी, अंदर की बॉडी के सर्जरी कर रहे हैं, सुपरफिशियल सरफेस की नहीं कर रहे, तो उस केस में हम क्या करेंगे, ऐसे टाकों का इस्तेमाल करेंगे जो कि बॉडी में घुल जाएं। इंटरनल टिश्यूज हो गया, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सर्जरी हो गई, गायनेकोलॉजी प्रोसीजर्स हो गए, ऐसे केस में हम एब्जॉर्बेबल सूचर इस्तेमाल करते हैं। और नॉन एब्जॉर्बेबल का भी इस्तेमाल करेंगे स्किन क्लोजर में, कार्डियोवैस्कुलर सर्जरी में, ऑर्थोपेडिक सर्जरी में, ऐसे टाइप में हम नॉन एब्जॉर्बेबल यूज़ करेंगे। और आपका हैंडलिंग एंड नॉट सिक्योरिटी की बात करें तो इसकी नॉट सिक्योरिटी अच्छी होती है, ठीक है, और हैंडलिंग भी अच्छी होती है, और साथ साथ आपके टाइप के बेसिस पे डिपेंड करेगा कि कैसा है ये, और इसकी हैंडलिंग कैसी होती है, अच्छी हैंडलिंग होती है, नॉट सिक्योरिटी भी अच्छी होती है, टाइप पे ये भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये तरीके के आपके 3 टाइप होते हैं जिसमें हमने क्या करा, अलग तरीके से क्लासिफाई कर दिया है इसको, सूचर्स को। देखेंगे सर्जिकल सूचर की क्लासिफिकेशन कुछ दूसरे टाइप से, जिसमें आपको प्रॉपर एक नाम बताऊंगा
कि नाम के बेसिस पे हमने इसको क्लासीफाई कर रखा है प्रॉपर, हर एक टाइप का सूचर इसमें आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे आप ये देखिए सर्जिकल सूचर्स जो होते हैं इसमें आपका आता है मोनोफिलामेंट वाला और दूसरा आता है मल्टीफिलामेंट वाला। ठीक, मोनोफिलामेंट में आपका कौन सा आ जाएगा, एब्जॉर्बेबल और नॉन एब्जॉर्बेबल। सेम आपका मल्टीफिलामेंट में भी आपका ये होगा एब्जॉर्बेबल और नॉन एब्जॉर्बेबल। ठीक, एब्जॉर्बेबल वाले में इसमें क्या क्या आता है, नेचुरल और सिंथेटिक, और नॉन एब्जॉर्बेबल वाले में क्या आएगा आपका, सिंथेटिक। ठीक, एब्जॉर्बेबल वाला जो होगा इसमें मल्टीफिलामेंट में, इसमें क्या आएगा आपका सिंथेटिक, और नॉन एब्जॉर्बेबल वाले में का क्या होगा, नेचुरल और सिंथेटिक दोनों होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपका होता है ये, इसमें आपका नेचुरल वाला नहीं आता है, इसमें भी आपका नेचुरल वाला नहीं आता है। ओके, तो अब देखिए, तो नेचुरल वाला जो होगा एब्जॉर्बेबल वाला, इसमें क्या क्या आएगा आपका, सर्जिकल गट आता है और आपका कोलेजन आता है। ठीक है, सिंथेटिक वाले में क्या आएगा आपका पॉली डायक्सिनोन, जिसको हम PDS2 के नाम से आता है आपका ये, आपका पॉलीग्लाइकोनेट मैक्सोन के नाम से आता है आपका ये, और आपका पॉलीग्लिसैप्रोन ये आपका 25 मोनोक्राइल के नाम से आता है। ठीक, और आपका इसके अलावा पॉलीग्लाइकोलिक एसिड ये डेक्सोन के नाम से आता है। तो ये आपके सिंथेटिक वाले होते हैं एब्जॉर्बेबल मोनोफिलामेंट। ठीक है, कैसे लिखा होगा उसमें, मोनोफिलामेंट होगा, एब्जॉर्बेबल होगा, और इस तरीके से उनका नाम लिखा होगा। अभी आपको दिखाऊंगा अभी प्रॉपर आपका सूचर जिसकी पैकेजिंग दिखाऊंगा कैसे आप पहचान सकते हो कौन सा है। अब आपका नॉन एब्जॉर्बेबल सिंथेटिक वाले में क्या आएगा, इसमें आपका आएगा पॉलीअमाइड इथिलिन, इथिलिन के नाम से आएगा आपका ये, पॉलीप्रोपाइलिन प्रोलीन, पॉलीब्यूटेस्टर नोवाफिल के नाम से आएगा, पॉलीएस्टर, और आपका स्टेनलेस स्टील। तो ये सारे किस में आएंगे, आपके नॉन एब्जॉर्बेबल सिंथेटिक में आएंगे। एब्जॉर्बेबल वाले की बात करें हम तो इसमें आपका सिंथेटिक आएगा, सिंथेटिक में आपका इसमें क्या क्या आएगा, ग्लाइकोलिक एसिड डेक्सोन के नाम से, और आपका पॉलीग्लैक्टिन 910 विक्राइल के नाम से। ठीक है, नेचुरल की हम बात करें इसमें तो आपका नॉन एब्जॉर्बेबल वाले में, तो नेचुरल में आपका क्या आएगा, सिल्क आएगा, लाइनन आएगा, और आपका कॉटन आएगा। ठीक है, और आपका सिंथेटिक वाले में क्या आएगा, पॉलिएस्टर आएगा, पॉलीअमाइड आएगा। तो ये सारे सूचर्स होते हैं जिनको हम एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं मोनोफिलामेंट। तो मोनोफिलामेंट वाला आप देखिए, मोनोफिलामेंट में आपका एब्जॉर्बेबल सबसे पहले हम देखेंगे, एब्जॉर्बेबल में कौन सा, नेचुरल। ठीक है, तो सर्जिकल गट इसमें आएगा और कोलेजन आता है। सर्जिकल गट और कोलेजन दोनों ही कैसे आते हैं, प्लेन में भी आते हैं और क्रोमिक में भी आते हैं। ठीक है, तो सर्जिकल गट वाला कैसा बना होता है, शीप सबम्यूकोसा से बना होता है, या फिर कैटल जो होता है उसकी सिरोसा लेयर से बना होता है। ठीक है, तब ये नेचुरल है। ठीक है, शीप के सबम्यूकोसा लेयर से या फिर कैटल के सिरोसा लेयर से। क्रॉनिक ट्रीटमेंट में यूज करा जाता है जहाँ पे एब्जॉर्प्शन ज्यादा होता है। ठीक है, वहां पे आपका इस्तेमाल करा जाएगा ये आपका। इस तरीके से देखिए आप, प्लेन गट आपको दिख रहा है, इसमें नीडल आपको बता रखी है, कौन सी नीडल इसमें लग रखी है। ठीक है, वो आपको बता रखा है, टैपर कट नीडल इस्तेमाल कर रखी है, टैपर कट वाली नीडल होती है ये। ठीक, आपका इसमें साइज लिख रखा है, ठीक है, कितना लंबा है ये वो बता रखा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पैकेजिंग पे लिखा होता है सब कुछ। फिर आपका आता है कोलेजन, प्लेन या प्लेन एंड क्रोमिक, ये भी दो में आता है, प्लेन में भी आता है, क्रोमिक में भी आता है। इट इज डिराइव्ड फ्रॉम बोवाइन फ्लेक्सर टेंडोन, तो बोवाइन जो होता है उनके टेंडन से आपका निकाला जाता है ये कोलेजन। ये ज्यादा मोर यूनिफॉर्मिटी इन साइज एंड स्ट्रेंथ, तो ज्यादा यूनिफॉर्म होता है आपके साइज में और स्ट्रेंथ में ये। ठीक है, कोलेजन वाला तो आप ये देख सकते हैं इसमें, ये आपका क्रोमिक वाला है, क्रोमिक कैटगट। तो ये भी आपका कैटगट ही है, इस तरीके से देखिए आप, इसका साइज लिख रखा है। ठीक है, राउंड बॉडी है, टैपर कट आपका इसमें लिख रखा है, नीडल इसमें सिंगल नीडल इसमें दे रखी है, इस तरीके से आपका देखिए। ठीक है, लगा हुआ आएगा इसमें नीडल, इसके साथ इसके साथ धागे के साथ लगी हुई आएगी। ठीक है, टैपर कट इसमें नीडल लगी हुई है, तो सब कुछ इस पर लिखा होता है पैकेजिंग के ऊपर ही। इसके बाद आप देखिए मोनोफिलामेंट एब्जॉर्बेबल सिंथेटिक, तो इसमें आप देखिए इसमें 4 आते हैं। पॉलीडायक्सोजोन PDS2 के नाम से आएगा आपका ये देखिए, ये रहा PDS2। ठीक, स्ट्रॉन्ग विद एक्सटेंडेड एब्जॉर्प्शन, तो इसमें ये कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, एब्जॉर्प्शन टाइम इसमें ज्यादा होता है, लगभग 180 दिन इसमें लग जाते हैं एब्जॉर्ब होने के लिए। यूज्ड इन स्लो हीलिंग टिश्यूज लाइक फेशिया एंड मसल्स, तो स्लो हीलिंग जो टिश्यूज होते हैं वो टिश्यूज जो कि धीरे धीरे हील होते हैं, ऐसे टाइप के टिश्यूज को सूचर करने के लिए हम क्या करते हैं, स्टेचेस लगाने के लिए उसमें हम ये वाला धागा इस्तेमाल करते हैं। फिर आपका आता है पॉलीग्लाइकोनेट मैक्सोन। ठीक है, मैक्सोन के नाम से आप ये देखिए, ये रहा आपका पॉलीग्लाइकोलेट, तो ये आपका इस्तेमाल होता है, ये आपका एब्जॉर्बेबल होता है विद एक्सटेंडेड वुंड सपोर्ट, तो वुंड को ज्यादा अच्छे से सपोर्ट देगा ये, और कॉमन होता है पेडियाट्रिक और कार्डियोवैस्कुलर सर्जरी में। ठीक है, बच्चों की जो कार्डियोवैस्कुलर सर्जरी होती है उसमें आप मैक्सोन इस्तेमाल करते हैं ज्यादातर। फिर आपका आता है
ग्लीकापिरोन 25, जिसको हम मोनोक्रिल के नाम से आता है आपका ये। तो ये रहा आपका मोनोक्रिल, ठीक है, ये आपका मोनोक्रिल है। तो आप ये देखिए एब्जॉर्बेबल, देखो इस पे लिख रखा है एब्जॉर्बेबल सर्जिकल सूचर, सिंथेटिक है, ठीक है, मोनोफिलामेंट है, ये भी लिख रखा है। तो सब कुछ आपका लिखा होता है इसके ऊपर ही, ठीक है। निडल आपकी बता रखी है कौन सी निडल है, तो ये सब इसमें लिखा होता है, ठीक। तो रैपिडली एब्जॉर्ब होगा ये आपका निडल जो सूचर होगा, रैपिडली हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाएगा। 90 से 120 दिन इसको एब्जॉर्ब होने में टाइम लगेगा। आइडल होगा आपका सब क्यूटुलर, यानी कि आपका इंट्राडर्मल क्लोजर के लिए, डर्मिस की नीचे वाली लेयर जो होती है, ठीक है, उस लेयर में अगर आपको कुछ सूचर लगाना है तो उसमें आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ साथ आपका सॉफ्ट टिश्यूज को क्लोजर के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस धागे को। फिर आपका आता है पॉलीग्लाइकोलिक एसिड, जिसको हम डेक्सॉन बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका डेक्सॉन हो गया। तो इसको हम कब इस्तेमाल करेंगे? ब्रेडेड स्ट्रक्चर विद टिश्यू रिड्यूस टिश्यू ड्रैग। तो ब्रेडेड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, आपका इसमें टिश्यू ड्रैग जो होगा वो थोड़ा कम होगा। एब्जॉर्प्शन टाइम कितना होता है इसका? 60 से 90 दिन का इसमें एब्जॉर्प्शन टाइम होता है। डेक्सॉन के नाम से आता है आपका ये, ठीक है। कोटेड होता है थोड़ा, ये कोटेड की वजह से क्या होगा, ब्रेडेड तो है लेकिन कोटेड है, तो कोटेड की वजह से टिश्यू की ड्रैगनेस कैसी होगी? कम होगी, ठीक है। टिश्यू को ड्रैग मतलब टिश्यू को घिसेगा, कम घिसेगा टिश्यू को, ठीक है। ये लिख रखा है इसमें पॉलीग्लाइकोलिक एसिड, ठीक। देन इसके बाद देखिए, इसको थोड़ा जूम करके देखिए आप, अगर आप इसकी फोटो लेना चाहे तो आप ले सकते हैं, ठीक। अब इसके बाद आप देखिए मोनोफिलामेंट में नॉन एब्जॉर्बेबल, नॉन एब्जॉर्बेबल आप देखिए पॉलीअमाइड आएगा, इसमें पॉलीप्रोपाइलिन आएगा, ब्यूटेस्टर आएगा, पॉलिएस्टर आएगा, स्टेनलेस स्टील आएगा। सबसे पहले हम देखते हैं पॉलीअमाइड, एथिलॉन के नाम से आएगा। एथिलॉन आपका ये रहा, ठीक है, नायलॉन से बना होगा आपका ये। मिनिमल टिश्यू रिएक्शन टिश्यू में रिएक्शन बहुत कम करेगा ये। टेंसाइल स्ट्रेंथ इसकी हाई होती है, स्किन को क्लोजर के टाइम पे उसमें इस्तेमाल करा जाता है ये। पॉलीप्रोपाइलिन जो होगा प्रोलीन के नाम से आता है, ये रहा आपका, ये भी आपका मोनोफिलामेंट ही है, लिखा हुआ है प्रॉपर, इसमें भी जूम करके दिखा दूँ आपको इमेज। तो कैसा होता है? नॉन रिएक्टिव होता है, आइडियल फॉर कार्डियोवैस्कुलर और प्लास्टिक सर्जरी, उसमें इस्तेमाल करा जाता है। यह आपका प्रोवाइड करता है परमानेंट सपोर्ट, जहाँ पे भी ये लग जाएगा टाका तो परमानेंट सपोर्ट देगा अच्छे से ये, ठीक। पॉलीब्यूटेस्टर यानी कि नोवाफिल के नाम से आपका आता है, ये रहा आपका नोवाफिल, ठीक है। मोनोफिलामेंट है, पॉलीब्यूटेस्टर ये आपको लिखा हुआ है इस पे। इलास्टिसिटी सुइटेड फॉर डायनामिक स्ट्रेस एरिया, तो जहाँ पे स्ट्रेस एरिया ज़्यादा होते हैं हमारी बॉडी में, ऐसे एरिया जहाँ पे स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होती है, जैसे आपका जॉइंट्स हो गया, टेंडन्स हो गया, वहाँ पे भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं नोवाफिल को। देन इसके बाद आपका हो गया पॉलीएस्टर, एथीबॉन्ड के नाम से आपका आएगा, ये देखिए ये रहा एथीबॉन्ड, ठीक है। तो कैसा होता है इसका? एक्सीलेंट टेंसाइल स्ट्रेंथ इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। यूज करा जाता है कार्डियोवैस्कुलर, ऑर्थोपेडिक और ऑप्थेल्मिक सर्जरीज में ये। स्टेनलेस स्टील का इसके बात करें हम स्टेनलेस स्टील की, तो आपका कैसा होता है ये? हाई, इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ हाई होती है। कॉमन होता है ऑर्थोपेडिक और स्टर्नल क्लोजर एप्लीकेशन में, अगर किसी हड्डी वगैरह को जोड़ने के टाइम पे भी इस्तेमाल करा जाता है इसको, ठीक है। या फिर कोई स्टर्नम, आपकी स्टर्नम क्लोज कर रहे हैं हम, तो उस टाइम पे भी इसको इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो ये सारे आपके होते हैं नॉन एब्जॉर्बेबल सिंथेटिक मोनोफिलामेंट के सूचर्स। तो आप ये देखिए इस तरीके से सब में आपको लिखा हुआ है, जैसे आपको ये दिखाया था मैं, रिवर्स कटिंग इसमें निडल है, 70 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है, ठीक है। मोनोफिलामेंट है, इस पे नाम लिख रखा है, कौन से कलर का धागा होगा वो भी लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे इस पे ब्लैक लिखा हुआ है, इस पे ब्लू लिखा हुआ है, ठीक है, इस तरीके से लिखा भी होता है, ठीक। तो प्रॉपर आपको देख के इसमें से पता लगा सकते हो कौन सा धागा आपको चाहिए। देन इसके बाद आप देखिए मल्टीफिलामेंट। मल्टीफिलामेंट में हम यानी कि आपके मल्टीफिलामेंट मोड एक से ज़्यादा उसमें स्ट्रैंड्स इस्तेमाल करे जाते हैं। इसमें आपका सबसे पहले पढ़ेंगे हम एब्जॉर्बेबल सिंथेटिक, तो पॉलीग्लाइकोलिक एसिड जो कि आपका डेक्सॉन होता है, सबसे पहले हम ये देखेंगे। तो ब्रेडेड होगा, ये कोटेड होगा, ब्रेडेड तो होता है लेकिन कोटेड होता है ताकि आपका टिश्यू को ड्रैग ये कम करे। यूज़ करा जाता है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सर्जरीज में, गायनेकोलॉजिक सर्जरीज में और यूरोलॉजिक सर्जरीज में। ये पॉलीग्लाइकोलिक एसिड जैसे आप ये देख सकते हैं डेक्सॉन है, इसमें ये आपका डेक्सॉन है, ठीक है। तो ब्रेडेड होता है, एब्जॉर्बेबल सूचर है, ये आपके निडल वगैरह बता रखी है, आपका इस तरीके का आता है। फिर आप देखिए पॉलीग्लैक्टिन 910 जो कि आपका विक्राइल है, तो ये आप ये देख सकते हैं विक्राइल है, विक्राइल प्लस, तो एब्जॉर्बेबल है, सर्जिकल सूचर है, सिंथेटिक है, ठीक है, सिंथेटिक भी और एब्जॉर्बेबल भी है, ठीक। कोटेड होता है, मल्टीफिलामेंट होता है, हैंडलिंग इसकी बहुत अच्छी होती है, 56 से 70 डेज के अंदर ये एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। सॉफ्ट टिश्यू अप्रोक्सीमेशन में ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। फिर आप मल्टीफिलामेंट में आप नॉन एब्जॉर्बेबल देखिए, नॉन एब्जॉर्बेबल में नेचुरल वाला देखिए, ठीक है। तो नॉन एब्जॉर्बेबल नेचुरल में आपका आता है
सिल्क आता है, लाइनन आता है और कॉटन आता है। तो सिल्क वाला जो होता है वो कैसा होता है, ब्रेडेड होता है, हैंडलिंग बहुत अच्छी होती है, नॉट टाइपिंग भी अच्छी होती है और प्रोवोक सिग्निफिकेंट इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स, तो आपका इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स भी करवा सकता है। ये यूज करा जाता है आपका वेल वेस्कुलराइज्ड एरियाज टू रिड्यूस इन्फेक्शन रिस्क, तो जहाँ पे वेसल्स बहुत ज़्यादा होती हैं वहाँ पे ये अच्छे से इस्तेमाल करा जाता है ताकि आपकी इन्फेक्शन का रिस्क कम से कम हो। लाइनन की बात करें हम तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करा जाता, बहुत कम इस्तेमाल करा जाता है। नॉट सिक्योरिटी इसकी अच्छी होती है, हैंडलिंग भी इसकी अच्छी होती है। कॉटन की हम बात करें तो सम सर्जिकल यूज, इसका थोड़ा सर्जिकल यूज भी है, इसको सिंथेटिक से रिप्लेस कर सकते हैं हम क्योंकि नेचुरल वाला है ये। इसकी प्रॉपर्टीज जो होती हैं लाइनिंग जैसी सेम होती हैं, अच्छी हैंडलिंग होगी, नॉट सिक्योरिटी अच्छी होगी, अच्छे से गार्ड बन जाएगी, दोबारा नहीं खुलेगी जल्दी से। ठीक, फिर आप ये देखिए मल्टीफिलामेंट। मल्टीफिलामेंट में आपका नॉन एब्जॉर्बेबल में आपका सिंथेटिक आ गया। ठीक है, पहले नेचुरल वाला देखिए, अब सिंथेटिक देखेंगे हम। इसमें आपका आएगा पॉलिएस्टर और पॉलीएमाइड। पॉलिएस्टर में आप देखिए ब्रेडेड होगा, कोटेड होगा, अच्छी हैंडलिंग के लिए। ठीक है, और कॉमन होगा आपका कार्डियोवैस्कुलर और ऑर्थोपेडिक सर्जरीज में ये। ठीक, जैसे आप ये देख सकते हैं ये वाला आपका। ठीक है, निडल लेंथ पे लिख रखी है इसकी कितनी है, सब कुछ लिखा होता है इस पे ही। ठीक, पॉलीएमाइड ब्रेडेड होगा, नायलॉन से बना होगा, नॉट सिक्योरिटी अच्छी होगी, यूज करा जाएगा काफी सारे सर्जिकल प्रोसीजर्स में ये। ठीक है, तो ये रहा आपका पॉलीएमाइड। ठीक है, मल्टीफिलामेंट है। अब हम देखेंगे सूचर गॉज साइज। सूचर का जो गॉज है उसका जो साइज होता है उसके बारे में देखेंगे हम। तो ये देखेंगे आप, सबसे पहले टेबल देखिए, ये टेबल देखिए, इसने आपको बता रखा है यूएसपी सूचर साइज। यूएसपी मतलब यूनाइटेड स्टेट्स आपका फार्माकोपिया, उसके बेसिस पे आपका सूचर का साइज बता रखा है, इनका डायमीटर बता रखा है। जैसे आपका ये 010 जो है वो आइडियल होता है। ठीक है, और आपका जैसे जैसे हम ऊपर की साइड पे जाएंगे आपका यूएसपी अगर बढ़ेगा तो इसका डायमीटर आपका कम होने लग जाएगा। ठीक है, यूएसपी अगर आपका इस तरीके से होगा तो फिर आपका डायमीटर बढ़ता चला जाएगा। ठीक, आपका ये बेसिकली होता क्या है, द डायमीटर ऑफ द सूचर थ्रेड इज इंपॉर्टेंट फॉर सर्जिकल सिलेक्शन। तो डायमीटर जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है सर्जिकल सिलेक्शन के लिए। ट्रेडिशन की बात करें इसमें हम तो साइज 1 जो होता है वो बहुत फाइन होता है, बहुत आइडल होता है। इवॉल्व टू फाइनर सूचर्स विद एडेड 0। ठीक है, जैसे जैसे हम इसको 0 बढ़ाते चले जाएंगे तो और ज़्यादा फाइन होते चले जाएगा और ज़्यादा पतला होते चले जाएगा। ठीक, जैसे आप ये देखिए 0। ठीक है, 0 वाला आपका नॉर्मल, इसका डायमीटर 0.35। ठीक, फिर आपका 00। ठीक है, 00 को हम 20 लिख देते हैं। ठीक, तो आपका 20 ऐसे करके हाइफन डाल के लिख दो या स्लैश डाल के लिख दो, बात एक ही है। ठीक है, ऐसे आपका 30 हो गया। ठीक है, तो जैसे हम करते जा रहे हैं इसका साइज जो हो रहा है, डायमीटर हो रहा है, कम होते जा रहा है ना। ठीक है, नंबर बढ़ रहा है तो डायमीटर कम हो रहा है। ठीक, यानी कि 0 बढ़ रहे हैं तो इसका डायमीटर कम होते चले जाएगा। ठीक है, इस तरीके से होगा। इसके बाद आप देखिए स्मॉलर यूएसपी साइजेस, इन तीनों को आपका जो इस्तेमाल है बता रखा है कौन सा साइज का हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। तो आप ये देखिए स्मॉलर यूएसपी साइज, तो 11-0 से 6-0 के बीच में, 11-0 से 6-0 तक का जो साइज होता है इधर से लेके इधर तक का। ठीक है, ये एक्सीलेंट सूचर होते हैं, यूज करे जाते हैं काफी अलग अलग सर्जरीज में, जैसे कि आपका आई की सर्जरी हो गया, माइक्रो सर्जरीज हो गया, वेसल्स की कोई सर्जरी कर रही है, ऐसे टाइम पे हम ये बहुत ज्यादा पतले डायमीटर वाले धागे इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, फिर आपका आता है इंटरमीडिएट यूएसपीज। ठीक है, आपके 50 से 20 तक, 50 से 20 तक, ये जो इंटरमीडिएट वाले हैं, ये जो सूचर होते हैं वो ज्यादातर इस्तेमाल करे जाते हैं आपके टिश्यू को क्लोज करने के लिए, जैसे कि आपका स्किन क्लोजर हो गया, इंटरनल टिश्यूज को क्लोज करने के लिए होगा, वहां पे इस्तेमाल करा जाएगा। और आपका 0 से 7 नंबर वाला तक जो होगा, ये मीटर के जो डायमीटर वाले होंगे, यूएसपी वाले होंगे, वो जो सूचर होते हैं इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होती है बहुत ज्यादा हाई होती है, वहां पे इस्तेमाल करे जाते हैं जहां पे स्ट्रेंथ जो होती है वो ज्यादा चाहिए होती है, जैसे कि आपका ऑर्थोपेडिक सर्जरी में हो गया। ठीक है, बोन्स को होल्ड करने के लिए आपकी ज्यादा चाहिए होगी ना, ज्यादा स्ट्रेंथ चाहिए होगी धागे की। एब्डोमिनल वॉल को क्लोज करने के लिए, टिश्यू रिपेयर रिक्वायरिंग प्रोलॉन्ग सपोर्ट, कोई ऐसा घाव है जहां पे सपोर्ट जो है बहुत ज्यादा चाहिए, तो ऐसे टाइम पे हम इन डायमीटर वाले धागे का इस्तेमाल करेंगे। ओके, तो इसके बेसिस पे हम धागों का सिलेक्शन करते हैं कि कौन सा हमको सूचर इस्तेमाल करना है हमारे कौन से टाइप के वुंड के लिए। फिर आप देखिए टाइम फॉर सूचर रिमूवल, कितने टाइम में हम उस टाके को काटेंगे। ठीक है, घुलने वाला तो आपको बता दिया कितने टाइम में घुल जाएगा, कौन कितने टाइम में वो कटेगा।
तो ये डिपेंड करेगा आपकी वुंड की लोकेशन पे, जो घाव है उसके लोकेशन पे डिपेंड करेगा, उस घाव की जगह टाइम, उस जहाँ पे घाव हुआ है उधर ब्लड सप्लाई कितनी है उस पर डिपेंड करेगा, हीलिंग कितने टाइम में हो रहा है वो उस पर डिपेंड करेगा। बाकी फैक्टर्स की बात करें तो पेशेंट की एज, न्यूट्रिशन कैसा मिल रहा है पेशेंट को, हेल्थ कैसी है पेशेंट की, इम्यून स्टेटस कैसा है पेशेंट का, इस पर डिपेंड करेगा, सर्जिकल टेक्निक पे डिपेंड करेगा, सूचर की चॉइस, आपका जो सूचर का धागा है उसकी चॉइस पे डिपेंड करेगा, मटेरियल कैसा आप यूज कर रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, कितने टाइम में उसको रिमूव करवाना है। लोकेशन के हिसाब से मैंने इसमें रिमूवल टाइम लिख रखा है, जैसे फेस पे अगर इसको रिमूव, फेस पे कोई टाका है तो वो 3 से 5 दिन में रिमूव हो जाएगा, नेक वाला 5 से 7 दिन लगेंगे, स्काल्प पे कोई होगा, ठीक है, तो आपका 7 से 10 दिन लगेंगे, ट्रंक वाला एरिया, चेस्ट हो गया, बैक हो गया, ऐसी जगह पे 10 से 14 दिन लग जाते हैं रिमूव कराने के लिए। आर्म्स हो गया, लेग्स हो गया, यहाँ पे 10 से 14 दिन लग जाते हैं टाके खुलने में। जॉइंट्स कोई हो गए तो उसमें 14 दिन लग जाते हैं। हैंड्स में, फीट में 10 से 14 दिन लग जाते हैं। आपके पाम हो गया, शूज, आपके सोल्स हो गए, ऐसी जगह पे भी आपके 14 दिन लग जाते हैं लगभग टाके को हटाने के लिए, रिमूव कराने के लिए। ओके, तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर सूचर के बारे में, सूचर की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, अपने क्लासमेट के साथ वीडियो को शेयर करना, चैनल पे अगर पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।